लास्ट क्लास में हमने एसिड और बेस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और एसिड की हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टी और उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जितने भी एसिड्स हैं अगर हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एसिड डिसोसिएट होंगे और डिसोसिएट होने के बाद H+ एक्वस या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H3O+ आयन। तो ये H+ आयन लिखो या H3O+ आयन। एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व है। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन एसिड्स आर dissolved in water they gives H+ आयन्स। कि HCl है, हमने लिया, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये क्या देगा H+ एक्वस और प्लस Cl- एक्वस। ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लें H2SO4 तो इसका भी डिसोसिएशन होगा। वाटर के अंदर हम इसको डाल रहे हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन है तो ट्वाइस ऑफ H+ आयन देगा और सल्फेट 2- आयन देगा। नाइट्रिक एसिड अगर हम लें HNO3, इसको भी हम वाटर के अंदर डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये क्या देगा H+ आयन देगा और प्लस NO3- आयन देगा। ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। ये आयंस भी वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व रहेंगे। तो जितने भी एसिड होंगे वो H+ आयन देंगे, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। और एक बात यहाँ और याद रखो कि जितने भी एसिड हैं वो एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। या तो मॉइस्चर हो या वाटर हो, उसी की प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। अगर हमारे पास कोई ड्राई एसिड है, मान लिया HCl है हमारे पास, जो कि ड्राई फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में होगी, अगर हम उसके पास लिटमस पेपर लेकर आते हैं तो हमें कलर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिना वाटर के प्रेजेंस के H+ आयन नहीं दे रहा है तो अपना बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। कोई भी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो H+ तभी देगा जब वो किसकी प्रेजेंस में आएगा, वाटर की प्रेजेंस में आएगा, और अपना बिहेवियर भी तभी शो करेगा। H2SO4 है, HNO3 है, ड्राई फॉर्म में अगर हम लेंगे तो लिटमस पेपर पे कोई इफ़ेक्ट हमें शो नहीं करेगा। या किसी और इंडिकेटर में अगर हम उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो वो इफ़ेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, वहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं तो उससे भी वो बिहेवियर शो करेगा। यहाँ लिख देते हैं ड्राई एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस to red because they do not dissociate. NCERT में एक एक्टिविटी है कि अगर हम ड्राई HCl के पास लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्राई HCl होगा वो वाटर के एब्सेंस में H+ आयन नहीं देगा या डिसोसिएट नहीं होगा और वो अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा। और अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी, वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वहाँ लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। सेकंड है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या करते हैं, ये जितने भी एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। एसिड प्लस मेटल
क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जिंक है, उसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, ZnCl2। यहाँ ध्यान रखो ZnCl नहीं ZnCl2 बनेगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी होगी। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्लोरीन की कितनी होती है, 1। तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक ZnCl2, ZnCl नहीं बनेगा। बाद में हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो यहाँ हमारा, और हाइड्रोजन हमेशा किसकी फॉर्म में लिखी जाएगी, H2 की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये हमारा सॉल्ट हुआ और ये हमारी हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में हमारा होगा। और ये एक्वस हमने लिया था, जिंक हमारा सॉलिड होगा। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लिया हमने सोडियम लिया है और उसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ NaCl बनेगा, NaCl2 नहीं, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है, और प्लस H2 बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन तो ये 2 हो जाएंगे, और 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 सोडियम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिंक की हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे H2SO4। तो अब यहाँ देखो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा ट्वाइस ऑफ H+ में ब्रेक होगा और SO4 2- में ब्रेक होगा, मैंने अभी बताया है। तो सल्फेट आयन किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ। जिंक की भी 2 वैलेंसी होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 ही होती है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। और उसके बाद यहाँ से H2 अलग होगी, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 हमने एक्वस लिया, और जिंक सल्फेट भी हमारा एक्वस बनेगा, और H2 गैसियस फॉर्म में हमारा होगा। तो इस टाइप से हम वो कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शन आप अपने आप करा के देखोगे, अलग अलग मेटल लोगे और अलग अलग एसिड लोगे। करना क्या है कि इसका जो नेगेटिव आयन है, जैसे क्लोराइड आयन Cl- आयन, वो किसके साथ, सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना दिया, NaCl हो गया। इसी टाइप से इसका नेगेटिव आयन कौन था, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन किसके साथ कंबाइन करेगा, जिंक के साथ। जिंक सल्फेट है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप इनको कंबाइन कराओगे और केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। तो आप अलग अलग मेटल्स ले सकते हो, अलग अलग एसिड ले सकते हो और उनकी रिएक्शंस करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन सेम होगी, चाहे आप मेटल कार्बोनेट ले रहे हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मेटल बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। रिएक्शन कैसे होगी, हम मेटल कार्बोनेट लेंगे और उसके साथ हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ हमारा सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये दोनों प्रोडक्ट सब में निकलेंगे। आपको सिर्फ सॉल्ट को देखना है कि क्या बनेगा, बाकी एज इट इज़ CO2 और H2O ऐसे ही लिखा जाएगा। या इसकी जगह हमने ले लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। वहाँ भी क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा, CO2 होगा और H2O हमारा होगा। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, HCl हमने लिया एक्वस, CaCO3 हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो ये क्या हुआ, मेटल कार्बोनेट, और ये हमने क्या लिया, एसिड। तो अब सबसे पहले हमें सॉल्ट देखना है। तो सॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इधर से हम मेटल निकालेंगे। मेटल क्या है भाई, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से कैल्शियम अलग होगा Ca2+ और CO3 2- कार्बोनेट आयन अलग होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में सारे आयन्स लिखवा रखे हैं, उसमें कार्बोनेट भी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है। जितने भी आयन्स हैं जब आप उनको याद कर लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसे ब्रेक होंगे।
या कौन सा आयन यहाँ से अलग होगा। तो कार्बोनेट आयन अलग होगा, तो इसका जो मेटल आयन है वो हमें लेना है। मेटल आयन क्या है इसका? कैल्शियम आयन। और यहाँ से हमें नेगेटिव आयन कौन सा है? ये ब्रेक होगा H+ आयन में और Cl- आयन में। आपको कंबाइन कराना है कैल्शियम को और क्लोराइड को। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब हम कंबाइन कराएंगे तो कैसे होगा? इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है। जब आप इनको क्रॉस करोगे तो कैसे होगा? CaCl2। तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हमारा सॉल्ट हो गया। और प्लस अब कुछ सोचना नहीं है आपको, क्या लिख देना है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये सब के साथ होगा। उसके बाद हम देख लेंगे रिएक्शन बैलेंस है, अगर नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 2 करेंगे। तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, 2 क्लोराइड आयन यहाँ है, 2 क्लोराइड आयन यहाँ है, कार्बन 1 है, इधर 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 और 1, 3 ऑक्सीजन इधर है। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें CaHCO3 और प्लस सेम रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, यहाँ मेटल कार्बोनेट लिया है, यहाँ मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसके साथ सेम रिएक्शन होगी। यहाँ का मेटल लेंगे हम, इसका नेगेटिव आयन लेंगे, इसका पॉजिटिव, तो CaCl2 होगा और प्लस CO2 और प्लस H2O। सेम हो गई। ये बैलेंस है ऑलरेडी। 3 यहाँ है, 2 और 1, 3 यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 यहाँ हो जाएंगे, एक कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन है और एक कार्बन है। ये ऑलरेडी बैलेंस है। और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हम करा लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, Na2CO3 के साथ। तो इसका नाइट्रेट आयन NO3-, इसका सोडियम आयन Na+ आयन, तो ये बनाएगा NaNO3। तो ये हमारा क्या हुआ? सॉल्ट हो गया। और प्लस आपको कुछ नहीं सोचना, क्या लिख देना है? CO2 लिखना है और H2O लिखना है। तो जब भी कभी भी ऐसी रिएक्शन आएंगी तो आप क्या करोगे? पहले सॉल्ट बनाओगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लिख दोगे। बैलेंस देख लो, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा लेंगे हम, तो 2 सोडियम हो गए। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हुई है क्योंकि 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 9, और यहाँ हम 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 और 3 9। अब 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं। अब बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। नाइट्रोजन 2 यहाँ है, नाइट्रोजन 2 यहाँ है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। अलग अलग मेटल का कार्बोनेट लोगे और अलग अलग एसिड लोगे और उनकी रिएक्शन कराओगे। पहले सॉल्ट बनाना है, उसके बाद CO2 और H2O यहाँ पे ऐसे ही लिख देना। अब यहाँ हमने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं, एक मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन, वहाँ से हमारी H2 गैस निकली थी, और दूसरी हमने पढ़ी है मेटल कार्बोनेट के साथ, वहाँ से CO2 गैस निकली थी। अब इनके लिए हम टेस्ट करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या CO2 गैस निकल रही है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। टेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराई है और इस टेस्ट ट्यूब के पास हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। मान लिया हमारे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराई हमने और वहाँ से निकली है गैस, H2 गैस बाहर निकली है। तो यहाँ पे अगर हम बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर आ रहे हैं तो ये H2 गैस निकल रही है, और यहाँ हम क्या लेकर आए? एक बर्निंग कैंडल लेकर आए। तो इसका जो साउंड होगा वो कैसा होगा? पॉप। तो यहाँ से ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। If we bring burning candle near the test tube,
in which H2 is released, it produce पोप साउंड। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ से पोप साउंड प्रोड्यूस होगा। दूसरा हम लेते हैं टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर हम देखें, इसका पहला तो है कि अगर हम कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो कैंडल ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे हम CO2 एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल। दूसरा इसका टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, लाइम वाटर टेस्ट। मैंने एक क्लास में पहले भी कराया था, जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए तो उसमें मैंने ये वाला टेस्ट कराया था। तो लाइम वाटर क्या है कि जो CO2 है वो क्या कर देती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्या करेगी, मिल्की कर देगी लाइम वाटर को। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराते हैं तो क्या बनाता है, CaCO3 और प्लस H2O। तो ये जो सॉल्यूशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर के साथ, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा और ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि वाइट कलर का होगा, जिसकी वजह से हमें उसका कलर कैसा दिखेगा, मिल्की कलर हमें शो होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर को ये क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम पास कराएंगे तो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, एक इनसोल्यूबल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अगर हम फर्दर और ज़्यादा अमाउंट में हम CO2 पास करा दें, जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो कि हमारा मिल्की है और इसमें हम फर्दर CO2 पास करा रहे हैं, तो जो मिल्कनेस होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी। ऑन फर्दर पासिंग CO2 गैस, जो मिल्की सॉल्यूशन था, CO2 गैस टू मिल्की सॉल्यूशन, क्या होगा कि जो मिल्कीनेस है विल डिसअपीयर। क्यों होगी डिसअपीयर, अब हमारे पास था CaCO3 और प्लस H2O का एक इनसोल्यूबल सॉल्यूशन था जो कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नज़र आ रहा था, और जैसे ही हम इसके अंदर क्या पास कराएंगे, CO2 गैस हम इसके अंदर और पास करा रहे हैं, तो ये एक सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाएगा जो होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। ये कैसा होगा, सोल्यूबल होगा, और जो मिल्कीनेस होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो यहाँ से हम दो टेस्ट करें हमने, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे पूछेगा कि अगर हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो मिल्की हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। और फिर उसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फर्दर CO2 को उसके अंदर पास कराने से फिर मिल्कनेस डिसअपीयर क्यों हो जाती है, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। और सेकेंडली हम इसको CO2 के टेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जो सॉल्यूशन के अंदर मिल्कनेस आ रही है वो प्रेजेंस ऑफ CO2 को हमें शो कर रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितनी रिएक्शंस मैंने कराई हैं उनको प्रैक्टिस करके देख लेना। अलग अलग रिएक्टेंट्स लेकर अलग अलग एसिड, अलग अलग मेटल कार्बोनेट, अलग अलग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उनके अपने आप जो है वैलेंसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, जो जैसे भी मैंने बताया है। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेस और उसकी प्रॉपर्टी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस,
ये सब जितनी भी रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।